हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल के संबंध में सहमति और असहमति के विभिन्न क्षेत्रों पर परीक्षण करें। मैं बता दूं इस क्वेश्चन की गहराई क्या है। इस क्वेश्चन की गहराई ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय दो विचारधारा थी। कुछ व्यक्ति जो थे कहते हैं साम्यवादी की तरफ अपना विचारधारा रखते थे, तो कुछ व्यक्तियों का विचार जो है पूंजीवादी की तरफ था। कोई हमें साम्यवादी अपनाने के लिए कह रहे थे, तो कुछ विचारधारा जो थे पूंजीवादी की तरफ थी। अब इस दुविधा भरे समय काल में हमें उसको अपनाना था जो हमारे लिए आगे चल के एक आदर्शमय भारत की स्थापना करने में सहयोग दे सके। इसलिए देखा जाए तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय ये दो परिस्थिति काफ़ी विकट थी कि हम साम्यवादी की तरफ जाएं या पूंजीवादी की तरफ जाएं। क्वेश्चन यही है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल के संबंध में सहमति और सहमति के बीच क्षेत्रों का परीक्षण करना है कि आखिर उनमें कैसे सहमति बनी और हमने किस चीज़ को अपना के आगे बढ़ा। क्योंकि दुनिया जो थी दो खेमों में उस समय बटी थी। एक साम्यवादी जिसको यूएसएसआर कंट्रोल यानी सोवियत संघ कंट्रोल कर रही थी, और एक पूंजीवादी जिसको अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। और भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था। भारत किसी भी एक खेमे में जाने में समर्थ नहीं था और भारत नहीं चाहता था कि किसी एक खेमे का जो है पिट्ठू बन के रहा जाए। इसलिए भारत ने अपने आप को अलग थलग रखा। और देखा जाए तो आर्थिक मॉडल पर सहमति आज़ादी के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल के संबंध में काफ़ी चर्चा हुई और उसमें जो कंक्लूजन निकला वो काफ़ी दिलचस्प था। कहते विकास अधिक आधुनिक बनाने के बाद में था और आधुनिक पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरफ बनने के बाद में था कि विकास को जो है पश्चिमी देशों की औद्योगिक की तरफ ले जाने की बात थी। लेकिन भारत इन दोनों मॉडल में से किसी भी एक को अपनाने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि दोनों को अपनाना भी संभव नहीं था। इसलिए भारत देखा जाए तो भारतीय योजनाकारों ने विकास के दो मॉडल अर्थात विकास का पूंजीवादी मॉडल और विकास का समाज मॉडल में किसी भी का पालन नहीं किया, क्योंकि दोनों खेमों में जाना संभव नहीं थी और नहीं दोनों खेमों से अलग भी रहना संभव नहीं था। तो हमें ऐसा रास्ता अपनाना था जिससे हमारे देश का विकास हो सके। भारत ने इन मॉडलों दोनों तत्वों को अपनाया। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी भारत दोनों खेमों में ना जाके दोनों खेमों के कुछ कुछ गुण जो है अपनाए। इसलिए भारत के इन दोनों मॉडलों के तत्व अपनाए और इसलिए भारत के जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। मिक्स इकोनॉमिक्स को भारत ने अपनाया। यानी दोनों के आधे आधे गुण से जो है भारत ने मिश्र अर्थव्यवस्था का जो है सूत्रपात किया। निजी क्षेत्र और सभी क्षेत्र अच्छी तरह से फले फूले। देखा जाए तो मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाने के कारण भारत के निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जो थे काफ़ी फले फूले और आगे बढ़े। भारत में राज्य में प्रमुख उद्योग को नियंत्रित किया गया और औद्योगिक बुनियादी ढांचा भी इसको प्रदान किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो आर्थिक मॉडल पर असहमति कई विद्वानों द्वारा मिश्र अर्थव्यवस्था की आलोचना भी की गई। देखा जाए तो बहुत से विद्वानों ने मिश्र अर्थव्यवस्था की भी आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त स्थान और विकास के लिए प्रोत्साहित देने से इनकार कर दिया था। और ऐसी बात नहीं थी कि हमने निजी क्षेत्र को पर्याप्त स्थान और विकास के प्रोत्साहन देने से इनकार किया था। हमने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को ही बुनियादी रूप से उसके औद्योगिक ढांचा को जो है मजबूती प्रदान करने की कोशिश किया गया।
विस्तारित सार्वजनिक क्षेत्रों में शक्तिशाली निहित स्वार्थ प्रदान किए, जिन्होंने लाइसेंस और परमिट प्रणाली स्थापित करने के माध्यम से निजी पूंजी के लिए पर्याप्त बाधाएं भी खड़ी कर दी। कहते हैं कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। यहाँ पर लाइसेंस और परमिट प्रणाली स्थापित करने के माध्यम से निजी पूंजियों के लिए पर्याप्त बाधाएं अवश्य खड़ी हुई। कुछ आलोचकों का राय है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उस दौर में जहां गरीब कम नहीं हुई थी, गरीबी की संख्या में प्रतिकूल वृद्धि हुई थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ आलोचकों ने ये बात सही भी कही कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उस दौर में जहां गरीबी कम नहीं हुई थी, गरीबों की संख्या बढ़ी चली थी। और आधुनिक युग में कुछ समस्या इसी प्रकार से है। हम अगर आज आधुनिक युग की बात करें, यहाँ सरकार सबसे आगे अपने आप को समझ रही है, काफ़ी पीठ थपथपा रही है, तो इस समय उससे भी विकट समस्या है। आज दिन प्रतिदिन जो है गरीबों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और इवन बेरोजगारी की समस्या तो अपनी चरम सीमा पे है। अगर हम आज की तुलना करें पुराने समय से, तो आज का और भी बुरा परिस्थिति है। कहते हैं जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन देखा जाए तो हम काफ़ी आधुनिक भी हुए हैं। लेकिन आधुनिक होने के नाते हमने बहुत चीज़ों में जो है अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च नहीं किया गया। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि सार्वजनिक क्षेत्रों ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना नहीं मान्यता दी। राज्य ने उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र लाभ कमाता था, यानी राज्य ने उन क्षेत्रों पर काफ़ी दिलचस्पी दिखाई जो उस समय लाभ कमा रहे थे। राज्य की नीतियों ने घरेलू बाजारों में वस्तुओं के आयात उत्पादन को प्रतिबंधित भी कर दिया। और ये भी कभी महत्वपूर्ण है कि राज्य ने उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र लाभ कमाता था और राज्य की नीति ने घरेलू बाजार में वस्तुओं के आयात और उत्पादन को काफ़ी हद तक प्रतिबंधित भी किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें सस्ता बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं बचा था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें सस्ता बनाने के लिए कोई भी रास्ता बाकी नहीं था। देखा जाए तो तमाम आलोचना के बाद सरकार ने 1951 में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति अपनाई। क्योंकि देखा जाए तो जो मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाई गई, कई आलोचकों ने जो है इसकी आलोचना किया और कई लोग असमर्थ थे। इसीलिए देखा जाए तो इन सारे आलोचनाओं के कारण भारत सरकार ने 1991 में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का अनुसरण किया, जिससे हर लोगों को प्रोत्साहन किया जा सके। और इन नीतियों के नई अर्थव्यवस्था नीति भी कहा गया, जहां निजी कंपनियां अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेती है और सरकार केवल आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि निजी कंपनियां अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेती है, कि निजी कंपनियों में कोई तरह की पराधीनता नहीं रहती है, वो आज़ाद रहती है। सरकार सिर्फ आर्थिक मामलों में ही हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। और देखा जाए तो एग्ज़ाम व्यू से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको नोट भी करना है, समझना भी है और दूसरे बच्चों से शेयर भी करना है। और साथ में वीडियो को कभी भी स्किप करके नहीं देखना है। वीडियो को देखना है तो पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर बात को आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है, हर पॉइंट को नोट करना भी आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है। और महत्वपूर्ण ये भी होता है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चे का केयर होगा। कहते हैं शेयर की भावना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, तो शेयर की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो और भी आपको वीडियो प्राप्त होता रहे, तो जर्नल्स की बात हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ बहुत से रास्ते खुलेंगे। यहाँ पर कहते हैं सिर्फ आपकी कक्षा के ही वीडियो नहीं है, यहाँ पर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं, जो आपको कई सालों तक त्रिपाण सिस्टम के साथ जोड़ के रखने के लिए पर्याप्त है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण सिस्टम को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।